Hello everyone. Let's start paper 4, A2 Chemistry, October-November 2023, variance 42. Duration of this paper is 2 hours. We need to cover all the questions and the total marks for this paper is 100. All right. Let's see what we have in this paper. Seems like question 1 belongs to chemical kinetics. Propanol is basically a ketone, reacts with iodine. That's iodination of propanol in the presence of an acid catalyst. And that's the equation we have discussed in the class, right? The rate equation for this reaction is shown. Rate equation is already given. That's a very important sign. और इस rate equation से मुझे एक चीज और भी पता चल रही है और वो ये कि जाहिर सी बात है जब कोई भी पावर नहीं होती तो हम फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं. तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन इट इज फर्स्ट ऑर्डर. सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयन इट इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर. सो हम यहाँ बता देते हैं with respect to propanon, first order, and with respect to hydrogen ion is also first order. Now, complete table to describe the order of reaction. Okay. So with respect to propanon first, with respect to hydrogen ion is also first. अब आप नोट करें कि इस रेट इक्वेशन में आयोडीन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ. इसका मतलब आयोडीन जो है वो स्लो स्टेप रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए हमने रेट इक्वेशन में इसको लिस्ट नहीं किया. और जो भी रिएक्टेंट स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता या रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होता वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे. अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर निकालना होगा तो मैं इंडिविजुअल ऑर्डर्स को ऐड करूंगा. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर आ जाता है. Next, an experiment is performed using a large excess of propanol. Okay. नोट करने की बात है large excess of propanol and large excess of hydrogen ion. So मैंने आपको क्लास में ये कहा था कि जब भी कोई चीज या कोई भी सब्सटेंस एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है हम उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन नहीं कर सकते. इसका मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन को मैं कांस्टेंट लूंगा अगर मुझे आयोडीन से रिलेटेड डिस्कशन करनी है. और मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा, आयोडीन से रिलेटेड डिस्कशन होगी. ओके, लेट मी राइट फर्स्ट. कांस्टेंट होंगी ये बिकॉज in excess amount. The initial concentration of iodine is 1 × 10 to the power minus 5 mole per dm cube. So that's the initial concentration, guys. ये रही आपके पास initial concentration, okay? And the initial rate of decrease in the iodine concentration is this mole per dm cube second inverse. इसका मतलब ये rate है, यानी इस rate से decrease हो रही है concentration iodine. Using the axis to draw the graph of concentration of iodine against time for the first 10 seconds of the reaction. Okay. अच्छा, दो बातें हैं. पहली बात ये कि जो क्लास में मैंने डिस्कशन की थी उसमें मैंने आपको ये कहा था कि concentration वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास जीरो ऑर्डर है तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि स्केच इस तरह का ड्रॉ होगा. और अगर स्केच इस तरह का ड्रॉ रहा है इसका मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट है. और जब ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट होगा. सो मुझे एक्चुअली कुछ इसी तरह का स्केच एक्सपेक्टेड है इस ग्राफ के अंदर, बट वो हम निकालेंगे कैसे जरा देखिए. सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द रिएक्शन या ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज कितनी हुई है. ठीक है, 1 सेकेंड में इतनी कंसंट्रेशन है, राइट. सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए फॉर 10 सेकेंड्स, ये पता होना चाहिए मुझे.
सो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कि 1 सेकेंड में हमारे पास 2.27 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर डीएम क्यूब थी कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मेरे पास 10 सेकेंड है, क्योंकि वो 10 सेकेंड के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? लेट मी चेक। 2.27 एक्सपोनेंट -7 इंटू 10, ये हो जाएगा 2.27 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर डीएम। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है ओवर द कोर्स ऑफ 10 सेकेंड। अब इशू ये है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास ये थी, आयोडीन की, और इतना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तो बच कितना जाएगा 10 सेकेंड के ऊपर, ये मालूम करना है मैंने। सो लेट्स फाइंड आउट। concentration of iodine at 10 second. So initial concentration मेरे पास है 1.0 into 10⁻⁻5, 2.27 times 10⁻⁻6 concentration डिक्रीज हो गई, तो बच जाएगी हमारे पास 7.73 into 10⁻⁻6। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, क्योंकि हमारा ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, y एक्सिस इस तरह से लेबल है, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ 0.773 into 10⁻⁻5। ओके, सो बेसिकली ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपका जो कंसंट्रेशन है वो अवेलेबल होगी एट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड पे इतनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, सो हम क्या करते हैं, हम उसको प्लॉट करते हैं। इनिशियल तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, 10 सेकेंड यहाँ पर है, और ये कह रहा है 0.773 समवेयर यहाँ आएगी। सही, तो हम स्केच कुछ इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, एंड दैट शोज कि कांस्टेंट ग्रेडियंट है, व्हिच मींस रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, I hope next part is state whether it is possible to calculate the numerical value of the rate constant for this reaction from your graph. Explain your answer. बेटा बहुत ऑब्वियस सी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकता हूँ इस स्केच के थ्रू। देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल था, रेट इक्वेशन आपको दी थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन था और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन था, राइट। तो आप नोट करें, मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा जब मुझे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन ही नहीं है। तो मुझे इस ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन तो गिवन है, हाइड्रोजन आयन और प्रोपेनॉन की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब मैं इस ग्राफ के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन नहीं कर सकता। सो व्हाट यू कैन राइट इज it is not possible to determine rate from graph because concentration of hydrogen ion and propanon are not given. Okay. Um,
आप नॉट गिवन की जगह नॉट नोन भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। The experiment is repeated at different temperature. The initial concentration of hydrogen ion, iodine, and propanol are all 0.2 mol per dm. The value of rate constant at this temperature is given. Calculate the initial rate of this reaction. तो मैं rate equation को दोबारा से लिखता हूँ. Rate equals to K concentration of propanol and concentration of hydrogen ion. K की value is given, which is 2.31 into 10 to the power minus 5. प्रोपेनॉन हमारे पास है 0.200, हाइड्रोजन आयन हमारे पास है 0.200। सो यहाँ से रेट की वैल्यू हमारे पास 9.24 into 10 to the power minus 7. So 9.24 into 10 to the power minus 7 mole per dm to second inverse. Okay. Now the next part, the experiment is repeated using an excess of hydrogen ion. The new rate equation is given. अच्छा, अब हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेस हो गया, तो इसका मतलब do not consider in rate equation। और यही वजह है कि रेट इक्वेशन में एग्जामिनर ने सिर्फ प्रोपेनॉन को लिखा, और क्योंकि सिर्फ प्रोपेनॉन को लिखा है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि जब कोई पावर नहीं होती तो फर्स्ट ऑर्डर होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन। एग्जामिनर इज सेइंग द वैल्यू ऑफ K1 इज दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है T हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर K। सिंस एग्जामिनर ने उस K को यहाँ K1 से रिप्रेजेंट किया तो मैं K1 कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0.693, और K1 की जो वैल्यू है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1.1 into 10 to the power minus 3। So the value is going to be 630 seconds। तो हम यहाँ लिख देते हैं 630। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, use your answer to 1 to draw a graph of concentration of propanol against time for this reaction। आप सब जानते हैं, I have a very limited space, but हम सब जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कांस्टेंट हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व, राइट। ये ग्राफ कांस्टेंट हाफ लाइफ का बनेगा। यानी सक्सेसिव कांस्टेंट हाफ लाइफ इज ऑब्जर्व। The initial value of concentration of propanol on your graph should be 0.2. The final value of propanol on your graph should be 0.025। ये देखें, इनिशियल आपके पास 0.2 और फाइनल जो है वो 0.025। इसका मतलब यू नीड टू कैलकुलेट 3 सक्सेसिव हाफ लाइफ बाय यूजिंग दिस। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं 0.2 का हाफ लेता हूँ 0.1। तो 0.1 के ऊपर स्केच अगर आप लेकर आएंगे, अच्छा हमें एक्स एक्सिस भी प्लॉट करना है, तो मैं एक्स एक्सिस को इस तरह से प्लॉट कर देता हूँ। ये आपके पास 500 है, ये आपके पास 1000 है, ये आपके पास 1500 है, और फिर ये 2000 है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसको 400 लें, फिर हम इसको 600 लें, फिर हम इसको 800 लें। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में, इसलिए। ओके, तो
अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है और इसका हाफ लेंगे विच इज 0.1, तो 630 हमारी फर्स्ट हाफ लाइफ है। तो 630 कुछ इस तरह से आएगा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, 500 divided by 50, 550, 600, 630, somewhere around here. यहाँ ये हो जाएगा 550, 600, 630, somewhere around here. ठीक, और एग्जामिनर ने क्रॉस लगाया तो आप क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसके बाद आपके पास है 0.1 का हाफ इज 0.05, 630 plus 630 becomes 1260, राइट? 1260 करना है। 1260 somewhere around here. ऑलराइट, फिर 0.05 का हाफ करोगे तो वो हो जाएगा 0.025, और 0.025 पे आपके पास आएगा 1500, 1890, 1890, 1890, 50, this one here something यहाँ आएगा, समथिंग there. ओके, सब इसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ये ड्रॉ हो गया। अब हमें जो है वो प्लॉट करना है, स्केच। So that's basically 630 यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी फर्स्ट हाफ लाइफ है, 630 seconds। देन फिर हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ये है, सो यहाँ से यहाँ तक आपके पास है 1260, 1260 है टोटल। लेकिन अगर मैं 1260 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 630 से, -630, तो इट बिकम्स 630 अगेन। सही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1260 है, और मैंने फर्स्ट 630 कैलकुलेट किया था, तो रिमेनिंग आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से यहाँ तक ओके, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 1890 है, यानी बिल्कुल स्टार्ट से मैं भी बताता हूँ आपको, 1890 माइनस 1260, इट बिकम्स 630। तो यहाँ से लेकर
और यहाँ तक ये पूरा आपका 1890 है। और हमने इनिशियली क्या कैलकुलेट किया था 1260, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 630। सो दिस इज माय फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज माय सेकंड हाफ लाइफ, एंड दिस इज माय थर्ड हाफ लाइफ। तो एग्जामिनर 3 सक्सेसिव हाफ लाइफ डिटरमाइन करवा रहे थे कि 0.2 से 0.025 तक गए थे, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जी 630 सेकंड। Okay, let's move on to the next part of the question. Let's see what we have in this. A four-step mechanism is suggested for the overall reaction. Okay, rate equation ये है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म जो है वो मैंने क्लास में करवाया आपको, आयोडीनेशन ऑफ प्रोपेनॉन का, ऑलराइट। पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज शोन। प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन होता है, फिर स्टेप 2 में ये आ गया है, फिर स्टेप 3 इज मिसिंग। आई मीन वो हमसे पूछेंगे वो क्या भी रहे यहाँ पर कि स्टेप 3 बताओ। सो आप नोट करेंगे, आपका प्रोडक्ट था, ये आपका रिएक्टेंट है। तो अगर ये प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, ये हो जाएगा CH3 and COH double bond CH2, and obviously in this scenario अब वो आयोडीन से रिएक्शन करेंगे। ओके, तो जब आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और प्रोडक्ट कौन सी है? प्रोडक्ट ये वाली होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर यहाँ है तो ये रिएक्टेंट होगा यहाँ पे। हम प्रोडक्ट ये लिख देते हैं CH3 C प्लस OH CH2R। ओके, जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है। राइट एन इक्वेशन फॉर स्टेप 3। तो हमने स्टेप 3 की इक्वेशन लिख के दिया, हम उसको दोबारा से लिख देते हैं CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C प्लस OH एंड दिस इज CH2R। बाय द वे, आपने एल्कीन पढ़ा है हमसे एएस केमिस्ट्री में, और जब हम एल्कीन को हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एग्जामिनर ने बनाया है, और ये इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट फिर यहाँ पर यूज हो जाएगा, सो दैट ये कैंसिल हो जाए आपस में, and that's how you will get your final result like this. Okay, I hope it makes sense to you. Plus yes, यहाँ से आयोडाइड आयंस भी तो रिमूव होंगे ना। ओके, सजेस्ट अ स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। देखें, आपकी जो रेट इक्वेशन है उसमें प्रोपेनॉन और हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब ये दोनों स्लो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। ये दोनों कहाँ लिखे हुए हैं? स्टेप 1 में लिखे हुए हैं, इसका मतलब स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट ओवरऑल। सो हम लिखेंगे step 1 is slowest step because both propanol and hydrogen ion are involved in rate equation ठीक है। Identify one conjugate acid conjugate base pair in the mechanism। इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ये देखें, ये क्या कर रहा है? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो एसिड होगा। तो अगर ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा? बेस, राइट। अब यहाँ से देखें, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एसिड हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन डोनर एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस।
यही लिख देते हैं, ये सबसे ज्यादा इजी है। CH3 C+OH CH3, ये कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और ये हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वापस इसमें कन्वर्ट होगा तो बेस हो जाएगा। ये भी हो सकता है। ये किस तरह से हो सकता है? ये देखिए, ये भी हो सकता है, इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो एसिड, और ये वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेस। नहीं, ठीक है, इसने ओके, इसने प्रोटॉन डोनेट किया इसलिए ये एसिड, इसने प्रोटॉन डोनेट किया इसका मतलब ये एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब बेस। ठीक है, so that's the question number 1. Start question number 2. Benzoic acid is a weak acid. The Ka of weak acid is 6.31 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube at 298 Kelvin. A 1 dm cube buffer solution is made at 298 Kelvin containing 1 gram of benzoic acid and a slightly greater mass of sodium benzoate. Okay, this buffer solution has a pH of 4.15. That's a very, very important statement. Okay, that's also a very, very important statement. And the volume of the buffer is also very important. Okay, first part, define buffer solution. A solution which maintain its pH fairly constant even upon the addition of a small amount of acid or alkali. Next is write equations to show how this solution acts as a buffer when the named substances are added to it: aqueous sodium hydroxide and aqueous nitric acid. First of all, हम सब जानते हैं कि ये आपका एसिड है एंड ऑब्वियसली ये आपका सॉल्ट है, and according to my lecture, salt always reacts with hydrogen ion, where acid reacts with hydroxide ions. That was the protocol we have maintained during the lecture. तो अभी भी सीधा आंसर करते हैं। ये हमारे पास C6H5 COH. Now add sodium hydroxide in it. It's going to be converted into C6H5 CONA plus H2O. Now C6H5 CONA is reacting with nitric acid, converting into C6H5 COH plus water. COH, not water, COH plus NaNO3. ओके, ये Na और ये NO3 मिलकर बनाएंगे NaNO3. ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट पार्ट, calculate the concentration of hydrogen ion and the concentration of benzoic acid in a buffer solution.
use the expression for the Ka of benzoic acid to calculate the concentration of sodium benzoate in the buffer solution. Show your working and give each answer to minimum of 3 significant figures. 3 sig fig है, इसका ख्याल रखना है. तो सबसे पहला काम, बेंजोइक एसिड के लिए Ka का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. When benzoic acid ionizes, it will turn to hydrogen ion and benzoate ions. ठीक है. इस इक्वेशन के लिए K का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. That's concentration of hydrogen ion. That's salt over concentration of benzoic acid. Oops. हमें pH given है. pH equals to minus log concentration of hydrogen ion. pH की value is given, which was 4.15. तो हम यहाँ से हाइड्रोजन आयन की concentration कैलकुलेट कर सकते हैं. Let me calculate. Should log minus 4.15. ये हो जाएगा concentration of hydrogen ion is basically 7.079 into 10 to the power minus 5 मोल पर dm क्यूब, जिसको मैंने मोल पर dm ओके. ऑब्वियसली वो मुझसे कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड भी डिमांड कर रहे हैं और मुझे मास ऑफ बेंजोइक एसिड गिवन है. इसके मतलब मैं सबसे पहले एमआर निकालूंगा, इस मास को यूज करूंगा तो मुझे मोल्स मिलेंगे और वो मोल्स 1 डीएम क्यूब में होंगे तो वो कंसंट्रेशन आ जाएगी. सो एमआर ऑफ बेंजोइक एसिड इज 122. Moles of benzoic acid 1 divided by 122. So 1 divided by 122 is going to be 8.196 into 10 to the power minus 3 moles. So अगर concentration चाहिए मुझे, so मैं moles को divide कर दूंगा volume से, and volume is already 1 dm cube. So this is going to be the concentration. Okay. So concentration finally मेरे पास कितना होगा 8.196 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. All right, guys. हमसे उसने कहा है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताएं. ये हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, लेकिन वो हमसे कह रहे हैं कि 3 सिग्फिग में आंसर दो. तो हम इसको 3 सिग्फिग में कुछ इस तरह से लिखते हैं. 7.079 है तो ये हम लिख देते हैं 7.08 into 10 to the power minus 5. इसको भी हम 3 सिग्फिग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8.20 into 10 to the power minus 3 मोल पर यूनिट. ओके. नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू. मुझे देखो ये मिल गया है, ये गिवन है, ये पता है, और अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को यूज करके. इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं कि मुझे सॉल्ट डिटरमाइन करना है. तो Ka और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई होगी.
and the concentration of hydrogen ion divide होगा. Let's plug in the value. Ka की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये है हमारे पास 6.31 into 10 to the power minus 5. Concentration of benzoic acid is given, which is 8.196 into 10 to the power minus 3, and concentration of hydrogen ion is also given, which is 7.079 into 10 to the power minus 5. So concentration of sodium benzoate, I mean to say salt, is going to be, let me calculate, into 6.31 exponent minus 5, okay, divided by 7.079 exponent minus 5. That's 7.306 into 10 to the power minus 3 mole per dm3. अगर मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखकर देना है तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 7.31 into 10 to the power minus 3. I hope it makes sense to you. Next, 10 cm cube sample of the buffer solution is mixed with 10 cm cube solution of 1 mole per dm cube KOH. Okay. Both solutions are at 298 Kelvin. A reaction is allowed to occur without stirring. Okay. Okay. All right. सबसे पहली बात, हमारे पास बेंजोइक एसिड है C6H5COOH. हम उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. हम सबसे पहले यहां से इनिशियल मोल्स डिटरमिन कर लेते हैं. एसिड के मोल्स कैलकुलेट करना चाहता हूं. मुझे वॉल्यूम तो गिवन है, which is 10 cm cube, और मुझे कंसंट्रेशन भी गिवन है, which is this. तो मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है. मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1000 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 8.196 एक्सपोनेंट माइनस 3 into एक्सपोनेंट माइनस 3 into 10 डिवाइडेड बाय 1000. ये हो जाएगा 8.196 into 10 to the power minus 5. ये मोल्स हो गए आपके पास. ओके. KOH की कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम KOH के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा 10 divided by 1000 is going to be 0.01. ये 0, ये भी 0. इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कंप्लीटली कंज्यूम होगा. जितना कंज्यूम होगा उतना ही फॉर्म भी हो जाएगा. 8.196 into 10 to the power minus 5. ये भी इतना ही बनेगा 1:1 के रेशियो की वजह से. 8.196 into 10 to the power minus 5. अब इनिशियली मेरे पास था 0.01, उसमें से रिएक्ट हो गया है 8.196 into 10 to the power minus 5. So remaining amount would be how much? Minus 8.196 exponent minus 5. So it's going to be 9.91 into 10 to the power minus 3 moles. इसका मतलब ये हुआ NaOH जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है, क्योंकि उसके मोल्स बच गए. ठीक है, आप नोट कीजिएगा, आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 cm क्यूब. कैलकुलेशन थोड़ी सी करके दिखाता हूँ आपको. 20 cm क्यूब में हमारे पास 9.91 into 10 to the power
9.918 into 10 to the power minus 3 मोल्स है। तो अगर मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करूंगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी होगी into 1000 divided by 20, so concentration is going to be 0.45495 mole per dm cube. That's the concentration of KOH. KOH की concentration मुझे पता चल गई। इसका मतलब मैं यहाँ से POH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ by using this expression. So हो जाएगा minus log answer. You will get 0.800. ये POH हो गया. In order to calculate pH, ये हो जाएगा pH plus POH equals to 14. So pH equals to 14 minus answer, you will get 13.1. ये 13.1 मैंने कैलकुलेट करके दिखाई और एग्जामिनर यहाँ कह रहे हैं आपसे the pH after the reaction is greater than 13. ये मैंने प्रूफ किया कि greater than 13, that is 13.1. okay? तो ये स्टेटमेंट पूरा प्रूफ कर दिया मैंने कि जनाब ये हुआ कैसे है 13 पॉइंट से ज्यादा, 13 से ज्यादा। ठीक है, एक तो रीजन ये मैंने पूरी सॉल्व कर दी, इसको मैंने ऑब्वियसली यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखना है। एक और भी कह रहे हैं वो the temperature after the reaction is complete is fractionally above 298 Kelvin. That's the basic concept. और basic concept ये है कि भाई ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ऑलराइट, सो एनर्जी रिलीज होती है whenever न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन takes place. So हम यहाँ लिखते हैं reaction between benzoic acid and potassium hydroxide is neutralization reaction which is always exothermic. ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा the pH after the reaction is greater than 13. तो जाहिर सी बात है आप इतनी बड़ी वर्किंग मैंने समझाने के लिए लिखी है तो आप एग्जामिनर को यहां से भी आंसर दे सकते थे कि moles of KOH must be in excess, which is why the pH should be greater than 13. ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं benzoic acid is limiting reactant एक मिनट इसको हम यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। एडजस्ट करते हैं। benzoic acid is limiting reactant and KOH is in excess. This shows pH must be greater than 13. ठीक है, next part of the question is magnesium benzoate has a solubility in water of less than 1 gram per dm cube at 298 Kelvin. KSP की value is given guys at 298 Kelvin. Calculate the solubility of magnesium benzoate in water at 298 Kelvin. Give your answer in gram per dm cube. That's a very, very powerful information. Show your working. MR is given. Okay. So magnesium benzoate की सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं।
You take a C6H5, COO taking 2, it ionizes into its magnesium ions and 2 moles of benzoate ions. ठीक है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 2 मोल है. अगर x मोल्स यहाँ से रिएक्ट हुए तो यहाँ पर भी x मोल्स बनेंगे और यहाँ 2x मोल्स बन जाएंगे. तो ये भी x ले लीजिए और ये 2x ले लीजिए. KSP का एक्सप्रेशन होता है आपके पास, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोएट आयंस, और बेंजोएट के क्योंकि 2 मोल्स हैं इक्वेशन में इसलिए उसकी पावर स्क्वायर. KSP की वैल्यू हमें गिवन है 1.76 into 10 to the power minus 7. हमने इसको क्या लिया हुआ है x और हमने इसको क्या लिया हुआ है 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे यहाँ से क्यूब रूट मिल जाएगा 3.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर डीएम क्यूब. Now the issue is कि जो कंसंट्रेशन आपने इसकी निकाली है एग्जैक्टली वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी क्योंकि 1:1 का रेशियो है. नाउ वी नीड द आंसर इन ग्राम पर डीएम क्यूब. इसका मतलब मैं इसके एमआर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस कंसंट्रेशन को. तो फॉर्मूला ये होता है ग्राम पर डीएम क्यूब इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब इनटू एमआर. मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास है 3.53 into 10 to the power minus 3. MR is given in the question, which is 266.3. So final answer is going to be 0.940 gram per dm. Okay. Next part of the question is an excess of magnesium benzoate is added to a sample of 0.5 mole per dm cube magnesium sulfate at 298 Kelvin. अच्छा जी, एक बीकर है मेरे पास, उस बीकर के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम मैथोनेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और जब ये आयोनाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम आयंस में और बेंजोएट आयंस में. ठीक, जस्ट होल्ड अ सेकंड. ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन बेहतर अंदाज से लिख देते हैं, बहुत बैड लुक आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल. तो ये कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम आयंस एंड बेंजोएट आयंस में. तो दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन गाइस. आप क्या कर रहे हैं, आप इस बीकर के अंदर ऐड कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट. तो ऑब्वियसली इस बीकर के अंदर मैग्नीशियम आयंस और सल्फेट आयंस हो जाएंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली मैग्नीशियम आयंस बीइंग अ कॉमन आयन उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो बेंजोएट आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके मैग्नीशियम बेंजोएट में कन्वर्ट होंगे. इसका मतलब इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है आयंस कम होंगे यानी सॉलिबिलिटी कम होगी, सॉलिड इंक्रीज होगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होगी व्हेन यू ऐड मैग्नीशियम सल्फेट. सो
सॉलिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो लोअर होगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लोअर, क्योंकि आयंस की क्वांटिटी कम हो रही है, सॉलिड इंक्रीज हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, concentration of magnesium ions increases so this favors equilibrium towards left hand side, hence solubility decreases, and when solubility decreases obviously concentration will decrease, and solubility decreases. Okay, so that's the end of question number 2. So let's start question number 3. Some electrode potential are shown in table 3.1. Okay, complete the diagram to show a standard hydrogen electrode. Examiner wants us to show the standard hydrogen electrode. Label your diagram. Identify all substances. You do not need to state standard condition out here. So we just need the standard hydrogen electrode. So that's an easy task. तो हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हम 1 atm प्रेशर 298 केल्विन पे इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आयन है and it has a concentration of 1 mole per dm cube, and this is platinum electrode। और याद रखिएगा कि इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, and platinum black is basically a mineral which acts as a catalyst। okay, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है, मेटल वायर भी कह सकते हैं इसको हम। Next, an electrochemical cell is set up using Fe3+/Fe2+ electrode and a standard hydrogen electrode। Okay, तो मैं सबसे पहले तो Fe3+ हाफ सेल लिखता हूँ, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Fe2+। इनकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज +0.77 वोल्ट, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी एसिडी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हमने इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया हुआ होता है। ओके, ये देखो 0.00 वोल्ट। ऑलराइट, याद रखिएगा कि ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ओके, ये लेस पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर किया जाएगा।
और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ सेल, or from negative electrode to positive electrode, from negative to positive electrode, electron flow. ठीक है, from negative to positive electrode. Now let's discuss the question. Identify the positive electrode in the electrochemical cell. तो मेरा जवाब होगा Fe3 plus slash Fe2 plus half cell. Next is electron flow from. इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन से आयरन की तरफ होगा, फ्रॉम हाइड्रोजन टू आयरन. ओके, नेक्स्ट, the vanadium containing species in the electrode reactions given in table 3.1. Okay, identify one vanadium containing species that does not react with iron two ions under standard condition. Examiner one vanadium containing species पूछ रहे हैं. अब वो आपसे ये भी कह रहे हैं साथ में कि टेबल 3.1 यूज करो अपना आंसर एक्सप्लेन करने के लिए. तो वन, सो आयरन टू आयन से रिएक्शन नहीं होना चाहिए. तो आयरन टू आयंस की एक आयरन टू आयंस इसमें है और आयरन टू आयंस इसमें है. सो जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं होना चाहिए. तो ये हो सकता है ये रिएक्शन नहीं करेगा. देखो कैसे नहीं करेगा, इसको सॉर्ट आउट करके देता हूं मैं. इसको और इन दोनों को सॉर्ट आउट करके दे देता हूँ. सॉर्ट आउट करते हैं, ये सॉल्व करने पड़ेंगे आपको. ये आपके पास Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस, और इसकी एसिपी की वैल्यू है +0.77 वोल्ट. वेनेडियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन वेनेडियम, और इसकी वैल्यू है -1.20 वोल्ट. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. सो इस इक्वेशन को हम रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज लिखेंगे बिकॉज एसिपी की वैल्यू इज मोर पॉजिटिव. ऑब्वियसली इस वैल्यू को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे. फाइनल इक्वेशन हमारे पास होगी Fe3 प्लस प्लस 2 वेनेडियम एरो वेनेडियम 2 प्लस प्लस iron 2 ions. Right, have you noticed something? Hold on, 2 electron. Wait, my bad. Shouldn't be 2, shouldn't be multiplied by 2, it must be multiplied by 2. ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यस. अब आप नोट करें कि इस केस में नो रिएक्शन बिटवीन iron 2 ions and vanadium metal. इसका मतलब ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं ना. वेनेडियम मैट इससे रिएक्शन करवा रहे एग्जामिनर हमसे आयरन टू आयन से. तो अब इस केस में वेनेडियम जो है वो आयरन टू आयन से रिएक्शन नहीं कर रहा, वो तो V3 प्लस से रिएक्शन कर रहा है. तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आंसर दे सकता हूँ वेनेडियम, क्योंकि वो हमसे एक मांग रहे हैं. ठीक है, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं. मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है ना, इसके अलावा भी हो सकता है. ये भी तो हो सकता है. अगर मैं देखूं तो ये भी तो हो सकता है ना. ये भी हो सकता है.
ठीक है, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मर्ज करूं तो जाहिर सी बात है ये तो मोर पॉजिटिव रहेगा, ये फ्लिप हो जाएगा, तो आयरन से रिएक्शन करेगा, आयरन टू आयन से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम VO2 पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आप चाहें तो हम इसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक मांग रहा है तो मैंने एक लिख दिया, लेकिन हम इसको मल्टीपल ले सकते हैं। मैं ये भी ले सकता हूँ, और मुझे सॉल्व करके देना पड़ेगा, बगैर सोल्यूशन के मिलेगा नहीं आपको। ये है VO2 प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन आइन प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन V3 प्लस प्लस H2, और इसकी वैल्यू है आपके पास प्लस 0.34 वोल्ट। सही है। और मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, आयरन टू आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन आयरन, और इसकी वैल्यू है -0.44 वोल्ट। जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है उसको हम हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वेनेडियम की इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज अपने पास कॉपी करेंगे। ओके, और इस आयरन वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिखेंगे ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे, फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी। लेकिन आप नोट करें, इस फाइनल इक्वेशन में VO2 पॉजिटिव आयरन मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आयरन आयंस। राइट, ये आयरन टू आयन से रिएक्शन नहीं कर रहा। तो आप VO2 प्लस भी ले सकते हो, इससे भी नहीं करेगा, वेनेडियम से भी नहीं करेगा। तो मैंने, चलो मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, VO2 प्लस और VO2 पॉजिटिव। और रीजन क्या होगी इसकी, रीजन होगी हमारे पास, बल्कि आप पहले, ज्यादा बेस्ट है कि आप वेनेडियम लिखें, बिकॉज इट हैज नेगेटिव कितनी वैल्यू है इसकी, -1.20 वोल्ट, बिकॉज इट हैज -1.20 वोल्ट। और थोड़ा बेहतर करें, बिकॉज इट हैज its E naught value is E naught value is -1.20 volt, and इससे रिएक्शन कर रहा था आयरन प्लस, while Fe3 plus and Fe2 plus has plus 0.77 वोल्ट। ओके, ये रीजन आ गई। अच्छा, ये मैंने वेनेडियम के लिए लिखा है। अगर मैं लेट सपोज VO2 प्लस के लिए लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि VO2 प्लस हैज E naught plus 0.34 वोल्ट and iron to ions to iron has -0.44 volts. Okay, that's tricky because in a very limited space आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। So मैंने 2 ऑप्शन दिए और दोनों की रीजन लिख दी आपको। Identify all the vanadium containing species that will react with iron to ions under standard condition. Okay, अब कौन कौन से हैं जो आयरन टू आयंस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? आई हैव टू रेज ऑल ऑफ देम बिकॉज आई नीड स्पेस। सो लेट मी सर्च कि मेरे पास कोई और जगह है, कोई और जगह नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा देखो, ये रिएक्शन कर सकते हैं आपस में, ये दोनों। जाहिर सी बात है, ये लेस नेगेटिव है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, ये मोर नेगेटिव है, इसको फ्लिप करके लिखेंगे, तो वेनेडियम रिएक्शन कर सकता है।
सो मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको ये V2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन V, और ये है वैल्यू प्लस 1.20 वोल्ट। और आयरन से रिलेटेड आपके पास है -0.44 वोल्ट। एंड ऑब्वियसली गाइस मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज कॉपी करूंगा, क्योंकि उसकी एसिपी की वैल्यू लेस नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को फ्लिप करके लिखेंगे। As the number of electrons are already balanced, electrons cancel होंगे और फाइनल इक्वेशन मेरे पास होगी वेनेडियम प्लस Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस Fe3 प्लस तो नहीं है, सॉरी, ओके, Fe एक्चुअली Fe प्लस वेनेडियम 2 प्लस। तो ये रिएक्शन कर रहा है, वेनेडियम रिएक्शन कर रहा है, तो मैं यहाँ वेनेडियम लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आयरन टू आयन के साथ और कौन रिएक्शन कर सकता है? आयरन टू आयन के साथ ये भी तो रिएक्शन कर सकता है, ये और ये मर्ज कर दूं तो ये एज इट इज रहेगा, ये फ्लिप हो जाएगी, आयरन टू आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं, इन दो को। 1 चलिए मैं इसको सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ। VO2 प्लस, ये भी हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ देख लो, जब तक आप वर्किंग करेंगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आंसर। सो मैं वर्किंग करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि मैंने किन कौन कौन से हाफ सेल्स यूज किए हैं डिटरमिन करने के लिए। प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन VO2 प्लस प्लस H2O, इसकी वैल्यू प्लस 1.00 वोल्ट है। और आयरन के लिए मैंने लिया है Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, होल्ड, नो 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 नो, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस, और इसकी एसिपी की वैल्यू है +0.77 वोल्ट। एंड ऑब्वियसली ये मोर पॉजिटिव है, इसको हम रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज कॉपी करेंगे, आयरन वाली इक्वेशन को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो ये हो जाएगा VO2 प्लस प्लस 2 हाइड्रोजन आइन प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन VO2 प्लस प्लस H2O, इसको फ्लिप करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस रिवर्सिबल साइन Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। एंड ऑब्वियसली मुझे इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन बनेगी VO2 प्लस प्लस iron 2 ions. Look, iron 2 ions and VO2 plus both are reacting together. So that's the demand of the examiner. ठीक है। So ये VO2 plus plus Fe3 plus plus H2O. That's my equation. तो ये दोनों क्यों चूज किए मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने। सही है। Next is write an equation for one of the possible reaction identified in two. So इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लिख दीजिए आप उठा के, दोनों में से कोई भी एक। तो मैं वेनेडियम वाली लिख देता हूँ, सबसे इजी है। ये हो जाएगा वेनेडियम प्लस Fe2 प्लस एरो वेनेडियम 2 प्लस प्लस आयरन। ओके, नेक्स्ट
Another electrochemical cell is set up using Fe3 plus slash Fe2 plus electrode and an alkaline ClO minus Cl electrode. The concentration of Fe3 plus ion is 1000 times greater than the concentration of Fe2 plus ion. ये 1000 times concentration आ गई आपके पास, and obviously इसकी concentration examiner ultimately 1 mole per dm cube ले रहे होंगे क्योंकि वो 1000 times क्या है. तो 1 mole per dm cube को मैंने 1 mole लिख दिया है. क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यूज हो गई इसलिए नर्स्ट इक्वेशन यूज करके वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E, that is electrode potential under non-standard condition for this half cell. इस half cell के लिए मुझे E की वैल्यू चाहिए. An examiner is saying show your working. Okay, I can show my working. ये हो जाएगा आपके पास E equals to E naught minus 0. बल्कि plus 0.0591 upon n log concentration of oxidized form over concentration of reduced form. इस हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, वो है आपके पास प्लस 0.77 वोल्ट एज यू कैन सी इन दिस. सो मैं यहाँ पर प्लस 0.77 वोल्ट प्लग इन करूंगा, प्लस 0.0591 अपॉन एन. एन की वैल्यू 1 लूंगा क्योंकि इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है. लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी है 1000. रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी है 1. तो यहाँ 1 लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. सो आपके पास अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इस हाफ सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 0.947 वोल्ट. ओके, तो ये हो जाएगा प्लस 0.947 वोल्ट. ओके, फिर वो कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल अंडर दीज कंडीशंस. ओके, तो आपके पास दो हाफ सेल्स हैं, एक ये है और एक ये है. तो मैं Cl से रिलेटेड वाला हाफ सेल देखता हूँ क्या है. तो ये है आपके पास, इस हाफ सेल की वैल्यू प्लस 0.89. ओके ओके, जगह नहीं है हमारे पास. सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम, देयर इज नो स्पेस एक्चुअली, सॉल्व करना पड़ेगा हमें. कर लेते हैं. ये है आपके पास Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन, Fe2 प्लस, वैल्यू इज प्लस 0.77 वोल्ट. फिर आपके पास है ClO माइनस प्लस H2O, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. आई एम सॉरी, मुझे बैक एंड फोर्थ करने जाना पड़ रहा है, बट दैट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दैट इज क्लोराइड प्लस 2OH नेगेटिव, और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास प्लस 0.89 वोल्ट. आई बिलीव यही है, प्लस 0.89. मैंने भी 89 ही लिखा है. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हम Fe3 प्लस को एज इट इज रखते हैं.
इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिपिंग के बाद ये हो जाएगा Cl- +2 OH नेगेटिव, ClO नेगेटिव plus H2O plus 2 electron. Now I can say that कि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर फाइनल इक्वेशन होगी। फाइनल इक्वेशन में यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर में, ये हो जाएगा 2Fe3 plus Cl minus plus 2 hydroxide ions, arrow ClO negative plus H2O plus 2Fe2 plus. All right. Now the next is an electrochemical cell is set up using iron 2 ions iron electrode, और iron 2 ions iron electrode की SEP की वैल्यू थी हमारे पास -0.44 वोल्ट एंड इन अल्कलाइन दिस, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास +0.89 वोल्ट। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल। ओके, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो मैं उस वक्त निकाल सकता हूँ जब मुझे ई नॉट सेल मालूम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई नॉट सेल मालूम करते हैं। ई नॉट सेल मालूम करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट का जो फॉर्मूला है उसमें ई नॉट राइट पे हमेशा हम वैल्यू लेते हैं मोर पॉजिटिव एसिपी की वैल्यू या फिर लेस नेगेटिव, जबकि यहाँ क्या लेते हैं हमेशा हम लेस पॉजिटिव या फिर मोर नेगेटिव एसिपी वैल्यू। सो मैं ऑब्वियसली +0.89 वोल्ट लूंगा माइनस -0.44 वोल्ट लूंगा। तो यहाँ से मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाएगी +1.33 वोल्ट। ओके, अब मुझे डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए कहा है उन्होंने, तो ऑब्वियसली गाइस मैं डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला यूज करूंगा विच इज इक्वल्स टू -NFE नॉट सेल माइनस एन की वैल्यू 2, इसलिए क्योंकि आप इस इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, राइट। सो मैंने एन की वैल्यू 2 ली, फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू इज फिक्स्ड व्हिच इज 96500 इनटू 1.33 वोल्टेज है, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया तो आंसर जूल्स में आएगा मेरे पास। लेट मी कैलकुलेट जूल्स में कितना आंसर आ रहा है। ये आ रहा है जनाब मेरे पास -256690 जूल्स, राइट। इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -256.69। ऑलराइट, एंड दैट्स माय आंसर। तो मैं इसको 257 कर लूं, ज्यादा बेहतर नहीं है। -257 किलो जूल्स पर मोल। ओके, oh my goodness, that's a lengthy question. Okay, a solution of iron 2 sulfate FeSO4 is electrolyzed with iron electrode. Under the conditions used, no gas is evolved with the electrode. A current of 0.6 ampere is passed for 17 minutes. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दो वैल्यूज के थ्रू Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ। My first step is Q equals to I times T. करंट मेरे पास है 0.640
टाइम मेरे पास है 17 मिनट्स, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें इनटू 60, so it's going to be how much? 0.64, let me calculate, 0.640 into 17 into 60, so it's going to be, oops, 0.640 into 17 into 60, so it's going to be 652.8 coulombs. Let's read the question again. The mass of the cathode increases by 0.185 gram. ओके, याद रखिएगा इलेक्ट्रोड जो है ना वो आयरन के लिए है, और इलेक्ट्रोलाइट में जो सॉल्ट है ना वो आयरन 2 आयंस का होगा। इसका मतलब इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, कैथोड पे आयरन 2 आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो आयरन। सो मुझे मास ऑफ आयरन दिया हुआ एग्जामिनर ने, तो मैं मोल्स ऑफ आयरन कैलकुलेट करता हूँ। 0.185 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 55.8 से। 55.8 is the AR of iron. So 0.185 divided by 55.8 is going to be 3.315 into 10 to the power minus 3 moles. Okay. थर्ड स्टेप में क्या होगा, इक्वेशन लेते हैं आयरन 2 आयंस, क्योंकि कैथोड कह रहा है तो कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इक्वेशन तो यही बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 मोल। अभी हमने 3.315 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स कैलकुलेट किए, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट्स गोइंग टू बी 6.630 into 10 to the power minus 3 moles. फोर्थ स्टेप हमारे पास moles of electrons equals to charge over Faraday constant. मैं Faraday constant की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। चार्ज मेरे पास है 652.8, moles of electrons मेरे पास है 6.630 into 10 to the power minus 3, तो यहाँ से Faraday constant की वैल्यू आ जाएगी 652.8 divided by answer. So Faraday constant is 98449.29. लास्ट स्टेप हमारे पास एक रिलेशनशिप था, अगर आपको याद हो, F इक्वल्स टू LE, हम वो रिलेशनशिप अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। सो मुझे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, कांस्टेंट्स के टेबल में गिवन है, फैराडे कांस्टेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एवोगाड्रो कांस्टेंट L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सो मैं यहाँ से L की वैल्यू डायरेक्टली निकालता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। सो मेरे पास आ जाएगा 6.15 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.15 into 10 to the power 23. Next is iron. By the way, we have done this in class, okay? Same format, we have done this in class. Iron 2 chloride is oxidized by chlorine to form iron 3 chloride under standard condition. ये equation है, और इस equation की हमें delta H की value given है. That's very very important, delta H given है हमें. Use table 3.2 and the other data to calculate the Gibbs free energy change. भाई Gibbs free energy change calculate करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट equals to delta H नॉट minus T delta S नॉट. प्रॉब्लम है कि मुझे डेल्टा H पता है, T पता है, ये नहीं पता, तो ये डेटा दिया हुआ है, इसको यूज करके मैं डेल्टा S नॉट की वैल्यू निकालता हूँ। ओके, डेल्टा S नॉट सिस्टम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। Standard entropy of product minus summation of standard entropy of reactant. प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, FeCl3,
142 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 मोल्स है। रिएक्टेंट में हमारे पास है FeCl2 120 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मोल्स है। और क्लोरीन भी है, क्लोरीन की एनर्जी है हमारे पास 223। तो यहां से मुझे डेल्टा एस नॉट सिस्टम मिल रहा है -179 जूल्स Kelvin inverse mole inverse. Okay, now in the second step I need delta G naught की value, and for that I will go for delta H naught minus T delta S naught system. डेल्टा H नॉट की वैल्यू -128 गिवन है, उसको लेंगे। टेम्परेचर हमारे पास है 298 केल्विन, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन पे यही होता है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमने -179 निकाला है, इसको जूल्स के बजाय किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज गोइंग टू बी -74.7 किलो जूल्स पर मोल। ये जगह -74.7। ओके, और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फीजिबल होगा। Predict whether this reaction becomes more or less feasible at high temperature. Explain your answer. तो जाहिर बात है लेस फीजिबल होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको रिलेशनशिप पे लेके चलता हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास है नेगेटिव, ये माइनस की एज इट इज। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू भी है आपके पास माइनस, ये माइनस एज इट इज। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। सो अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो obviously this entire T delta S naught term becomes more positive, and so delta G becomes positive। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, लेस फीजिबल हो जाता है। तो हम ये पूरी बात लिख देते हैं यहाँ पर। हम लिखते हैं एट हायर टेम्परेचर। आप चाहें तो ये पूरा रिलेशनशिप उठाकर यहाँ लिख दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि एट हायर टेम्परेचर T delta S naught term becomes more positive, so delta G is also positive. Hence, reaction is less feasible. Okay, that's the end of question number 3, I believe. Yeah, that's a lengthy question. So question number 4. The structure of the polydentate ligand is shown in figure 4.1. The stability constant at 298 Kelvin of 5 octahedral complexes are given in table 4.1. Okay, define stability constant. So it is an equilibrium constant for the formation of a complex in a solvent from its constituent ions.
Calculate the oxidation state of copper in copper EDTA 2 minus. ओके आप सब जानते हैं कि इस EDTA के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -1 -1 -1 एंड -1, 4 माइनस चार्ज, ठीक है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू +2। Whereas in chromium को x लें, -4 लें, equals to -1, then x equals to +3. So copper is going to be +2 and it's going to be +3. Deduce the number of lone pairs donated by each EDTA ligand in a single iron EDTA complex ion. Lone pair. So they can first lone pair is going to be this one, second is this one, third, fourth, fifth, and sixth. There are total 6 lone pairs, which is why it is also called hexadentate ligand. Generally speaking, it is polydentate ligand, okay? Identify the most stable complex in table 4.1. Explain your choice. Most stable वो होगा जिसके stability constant की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। Obviously, इस complex के stability constant की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये most stable complex है। तो हम कहेंगे iron EDTA minus is most stable because its stability constant value is highest. Next, in a solution at equilibrium at 298 Kelvin, concentration of copper ions is given. Concentration of EDTA is also given. Use the expression for the case step to calculate the concentration of copper EDTA complex in this solution. Show your working. Okay, first of all, let me make the equation. ये है आपके पास aqueous copper 2 ions. आप इसको EDTA से ट्रीट करवाओ, which is 4 minus. So ये कन्वर्ट हो जाएगा copper EDTA copper EDTA 2 minus plus 6 water molecule. इस इक्वेशन के लिए हम केस स्टेप का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा केस स्टेप इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, एक्सेस अमाउंट में होता है ये इसकी। तो ये जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर EDTA 2 minus over concentration of copper ions and concentration of EDTA 4 minus. ओके तो कॉपर EDTA के लिए हमारे पास वैल्यू है 6.31 into 10 to the power minus 19, ये गिवन है, इसको यूज करेंगे। 6.31 times 10 to the power 19 equals to कॉपर EDTA की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो x लेंगे डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है हमारे पास 3.00 into 10 to the power minus 10
इसी तरह से EDTA की वैल्यू है 5.00 इंटू 10⁻⁻12। ओके, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0947 मोल पर DM3। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.0947 मोल पर DM3। Just hold on a second, please. 6.31 exponent 19 multiply 3 exponent minus 10 multiply 5 exponent minus, या मेरे पास 0.09465 है, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है। ठीक है, 0.09465 है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 0.0947 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट इज a solution of copper EDTA ion is pale blue and a solution of copper ion is deep blue. Explain this difference in color. अच्छा, दोनों में copper is the transition element और दोनों में oxidation state of copper ion is also same, दोनों में 2+ है। So copper, अगर आपको याद हो 29 2+ होगा तो ये हो जाएगा R bond, then 3D9 and 4 is 0। ठीक है, अब 3D9 है तो जाहिर सी बात है डी जनरेट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। जब स्प्लिटिंग होगी तो आपके पास लो एनर्जी डी ऑर्बिटल एंड हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल आ जाएंगे। सही, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूं मैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन यहाँ पर पॉसिबल है, यानी डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो मैं यहाँ से 2 पॉइंट पहले लिख लेता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है कॉपर आयन contain partially filled d orbital। ठीक है, अगर कॉपर आयन जो है वो पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो जाहिर सी बात है डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। सो डी डी इलेक्ट्रॉनिक transition is possible। डी electronic transition means low energy d orbital से high energy d orbital में shift करेगा from here to here। okay, that's डी electronic transition। ओके, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरी बात आप नोट करें, इन दोनों में लाइगेंड्स डिफरेंट हैं। जब लाइगेंड्स डिफरेंट होते हैं तो स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है। सो डिफरेंट लाइगेंड have different, hold on, different ligand have different splitting, so different splitting energy means they will absorb frequency at different wavelength, they will absorb energy at different, 2 different
frequency, hence different complementary color will observe. So that's the end of this question. All right, guys, let's start question number 5. Some of the ionic compounds of group 2 elements undergoes thermal decomposition. Thermal decomposition of solid anhydrous magnesium ethane dioate occurs above 650 degrees Celsius temperature. Okay. The products are magnesium oxide and a mixture of two different gases. So अगर इसमें से मेरे पास magnesium oxide बन गया है, so what's left from this? इसमें से फिर बचेगा मेरे पास C2O3. ओके, अब इसमें से दो गैसेस कह रहे हैं वो हमसे, सो हमें डिसाइड करनी है कि वो दो गैसेस कौन सी हो सकती हैं. आगे बढ़ते हैं. One of which gives a white precipitate when saturated calcium hydroxide solution. Okay, so lime water turns milky. That indicates carbon dioxide. So इसमें से एक गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जाहिर सी बात है अगर C2O3 में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो one carbon and one oxygen left, and that's going to be your carbon monoxide is the another gas. Okay. Complete the equation for the thermal decomposition of MgC2O4. So MgO plus carbon dioxide plus carbon monoxide. Suggest which of MgC2O4 or calcium ethane dioate undergoes thermal decomposition at a lower temperature. Explain your answer. Obviously, magnesium has a high charge density because it has a smaller ionic radius. So magnesium ion has a smaller ionic radius, so it has high charge density, which means it can easily distort or polarize Ni as compared to calcium ethane dioate. Okay. The ethane dioate is oxidized by acidified KMnO4. An experiment is performed to find the solubility of MgC2O4 in water. 40 cm³ sample of saturated aqueous magnesium ethane dioate requires 27.05 cm³ of 0.002 mole per dm³ acidified KMnO4 to oxidize all the ethane dioate. Calculate the solubility in mole per dm³ of this. Show your working. Okay, let me show my working. हम सबसे पहले MnO4 नेगेटिव डिटरमिन करते हैं. ये हो जाएगा 27.05 इंटू 0.00200, इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, सो हमें मोल्स मिल जाएंगे. लेट मी कैलकुलेट द मोल्स. 27.05 into 0.00200 divided by 1000, so it's going to be 5.41 into 10 to the power minus 5 moles. As you can see in the equation, MnO4 negative
and C2O4 2 negative both have different ratio और both of them have 2:5 का ratio. ठीक है, so अगर आपने अभी 5.41 into 10 to the power minus 5 कैलकुलेट किए तो moles of C2O4 2 negative is going to be, any moles of ethane diode ions is going to be multiplied by 5 divided by 2 is going to be 1.3525 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. ये जो मोल्स हमने डिटरमाइन किए ये 40 cm क्यूब में है, तो 40 cm क्यूब ऑफ C2O4 contain 1.33525 into 10 to the power minus 4 moles. तो अगर मैं कंसंट्रेशन से कंपेयर कर लूं so concentration of MgC2O4 is going to be how much into 1000 divided by 40, so it's going to be 3.381 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. ये हो जाएगा 3.381 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. So that's the end of question number 5, guys. Question number 6, guys. Phosphine PH3 and carbon monoxide CO are monodentate ligands. Monodentate ligands are those which donate only one lone pair to the transition metal line. Found in some transition complexes. Define monodentate ligands. They donate one lone pair to the transition metal ion. So that only one dative bond is formed. Define transition element complex. A complex ion is one which can form dative bond between ligand and transition metal. Explain why transition elements forms complexes. ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं. This is because vacant orbitals कुछ केसेस के अंदर s ऑर्बिटल, कुछ केसेस के अंदर s and p बोथ, और कुछ केसेस के अंदर s, p and d all three. So because this is because vacant orbitals are available in fact energetically available.
The formulae of 6 complexes are given in table 6.1. The abbreviation EN is used for 1,2-diaminoethane. ये एक bidentate ligand है. It donates 2 lone pair at a time. Okay. The abbreviation diene is used for tridentate ligand. It will donate 3 lone pairs at a time. The diene ligand forms 3 bonds, जैसे मैंने कहा था, to the gold ion in this complex. तो अगर आप नोट करें, इन्होंने 3 bonds बनाए हुए, 2 ये बना रहे 5, ये 1 बना रहे 6. तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स ने 6 bonds बनाए. इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए. एंड AU डाइएन, इसमें भी ये 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, ये भी 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो यहाँ पर भी टोटल 6 बॉन्ड्स बनेंगे. इसका मतलब यहाँ पर भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी. These 3 bonds all lie in the same plane. The carbon monoxide ligand coordinates through the carbon atom in this complex. Okay. अगर आप नोट करें, इसमें 4 ligands हैं. इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे, बिकॉज इसमें 2 सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर की सिचुएशन है. दिस इज गोइंग टू बी Ml2X2. इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर होगा. Okay. Now the next is RHEN taken 2 Cl2 isomerism है, ज्योमेट्री. अब 2 bidentate ligands हैं और 2 monodentate ligands हैं. तो इसका मतलब इसमें आपके पास ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, बिकॉज 6 ligands हैं इसमें. और मैंने आपको क्लास में बताया था कि whenever we have 2 bidentate ligand and 2 monodentate, उसमें cis अगर होगा तो उसके साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ट्रांस है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. ओके. इफ यू रिमेंबर, वी हैव डन दिस एग्जांपल इन द क्लास. अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट करके भी दिखा सकता हूँ. थ्री डायमेंशनल नहीं बना रहा हूँ सो दैट टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. ये देखिए, ये हो गया क्लोरीन, ये सिस आइसोमर हो गया, और ये EN. EN का शॉर्टकट ये होता है, या तो अगर ये सिस है तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही बनेगा. ठीक है. अगर आप चाहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका, तो वो इस तरह से बनेगा RH, ये दोनों क्लोरीन यहाँ, और ये नाइट्रोजन इस तरह से हो जाएंगे. सो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं. इसका मतलब ऑप्टिकल भी है और इसमें सिस आइसोमर भी है. ओके. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नाउ द नेक्स्ट इज RCO2Cl2. तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोला है. एंड Ml2X2 अगर होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है. स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ये. एंड ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं कि Ml2X2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. आइसोमेरिज्म है, कौन सी टाइप है ये भी पता होनी चाहिए बात. ठीक है. तो अगर आइसोमेरिज्म है तो देखिए, मैं बना के दिखा देता हूँ इसका भी आइसोमर. ये है RH, क्लोरीन सेम साइड पे होगा सिस. ऑब्वियसली इसका ट्रांस कुछ इस तरह से बन सकता है. क्लोरीन यहाँ पर ये CN. ठीक है. तो ये ट्रांस हो जाएगा. नेक्स्ट इज, आप नोट करें, ये 3 बना रहा है, ये 2 बना रहा है, 5 + 1 6 बना रहा है. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. ओके. इसमें 3 and 3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है. ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसमें सिस ट्रांस होगा. इसमें भी आपके पास नोट करें Ml2X2 की सिचुएशन है. ये भी Ml2X2 है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल होगा. ये भी Ml2X2 है, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल होगा.
और ये हो जाएगा Ml4x2, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल होगा. ओके, इफ यू रिमेंबर माय लेक्चर. Next is complete table 6.1 to state the geometry of the first three complexes. Each complex is either square planar, tetrahedral, or octahedral. Okay, we did that. Now the next is use complexes and this to write an equation showing ligand exchange. Okay, तो हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं गोल्ड से रिलेटेड AU diene H2O taken 2 Cl2 plus. आप नोट करें इस कॉम्प्लेक्स में कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ, और वाटर कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब मुझे वाटर को डिस्प्लेस करना है. सो 2 वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए आई नीड 2 क्लोराइड आयंस. तो दिस इज गोइंग टू बी AU डायन, ये डायन है, and then Cl3, okay, plus 2H2O. All right, part third. Draw the three-dimensional structure of AU diN Cl3 in the box. The diN ligand can be drawn as this. Okay, so three, which means कि मैं dotted line pyramid mention करूँगा. Okay. All right. So ये तीनों नाइट्रोजन एटम जो हैं इस तरह से अटैच होने चाहिए. ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये सेकंड नाइट्रोजन है, और ये थर्ड नाइट्रोजन है. सो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, while 3 chlorine atoms attach like this. Okay, ये क्यों जरूरी है इस तरह से, या आप क्वेश्चन ये भी तो कर सकते हैं ना कि सर ये भी तो बन सकता है. लेट्स सपोज ये बना लें, हम इस तरह से भी तो लिख सकते थे, तो ये भी ठीक था. तो क्वेश्चन इज कि ये ठीक है और ये गलत है. रीजन इज कि अगर आपको याद हो, एग्जामिनर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी यहाँ पर कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए द 3 बॉन्ड्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो बेसिकली इस केस के अंदर ये तीनों नाइट्रोजन सेम प्लेन पे नहीं है, जबकि इसमें ये सेम प्लेन के ऊपर है, तीनों के तीनों. दैट्स द सेम प्लेन. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट, ड्रॉ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. अच्छा, इस ये अगेन आपके पास क्या है, ये अगेन आपके पास Ml2x2 की सिचुएशन है. इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी. When two similar ligands and two different ligands are used, geometry is always square planar. That's what we have done in the class. Okay, 3 dimensional कह रहे हैं हमसे, तो इसका मतलब हमें डॉटेड लाइन और पिरामिड की फॉर्म में लिखना है. ओके, PH3 is basically the monodentate ligand. इसका मतलब it donates only one lone pair, right? ये लिखा हुआ. So Ml2x2 की सिचुएशन है, it must be a square planar geometry. So ये क्लोरीन हो गए,
और ये PH3 हो गया। Oh, 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 oh. That's it. That is the most important aspect of this question. I was thinking स्क्वायर प्लेनर है तो आइसोमेरिज्म होता है, बट वो यहाँ कह रहा है कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में तो आइसोमेरिज्म होता है ना, सिस भी बनता है, ट्रांस भी बनता है, इसका मतलब इट शुडंट बी स्क्वायर प्लेनर, इट मस्ट बी टेट्राहीड्रल, बिकॉज टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अंदर नहीं होता है isomerism. So we have to make it like this. So guys, you have to be very, very careful. This is PH3. This is PH3. This is Cl. This is Cl. So it shouldn't be square planar. In fact, हम यहाँ बता देते हैं कि no doubt Ml2X2 की situation है. Examiner says no isomerism, which means geometry must be tetrahedral. Okay. Next part. One of the complexes RHEN2Cl2 plus or this coexist in 3 isomeric form. Identify this complex and the type of isomerism shown. ये complex जो है वो 3 isomeric form में होगा because 2 bidentate ligand है और 2 monodentate ligands हैं, इसका मतलब cis के साथ ऑप्टिकल होगा फिर ट्रांस भी होगा. ओके, तो हम इसको इस तरह से बना के दिखा सकते हैं. ये RH, मैं 3D स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ बात समझानी है, इसलिए मैं सॉलिड लाइंस ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओके. फर्स्ट थिंग कि मैं यहाँ पर Cl ले लूँ और यहाँ पर En हो जाए, और En का शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ बात समझाने के लिए. सो ये हो गया सिस एंड ऑप्टिकल, ये क्लोरीन आ गया, और ये आ गया N, ये आ गया N, ये आ गया N, ये आ गया N, तो ये आ जाएगा. तो सिस तो है लेकिन उसके साथ साथ मिरर इमेजेस भी, और ट्रांस अगर होगा तो ऑब्वियसली क्लोरीन को डायगोनली अटैच्ड कर दीजिए, N here and N here, ये ट्रांस होगा. दीज आर द 3 फॉर दिस. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ये है Ml2X2 because 2 similar or 2 different ligands, and whenever we have 2 similar and 2 different ligands, हमारे पास जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है वो है ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ओनली सिस एंड ट्रांस एग्जिस्ट. सो इसका मतलब यहाँ 2 तो बन सकते हैं, इस केस में 2 तो बन सकते हैं, 3 नहीं बन सकते. ओके, दैट मीन्स हम कहेंगे RH, oops, RH En taken 2 Cl2 positive because it can form both geometrical and optical isomerism.
Next, draw the three-dimensional structure for the two isomers of this in the boxes and identify the type of isomerism shown. मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये Ml4X2 है, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है. सही है जनाब. सो टू वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास. ये वाटर मॉलिक्यूल आ गए 2, और ये हमारे पास अमोनिया है. लोन पेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बॉन्डिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू दिखाएंगे हम. ये हमारा सिस हो गया. नाउ वी नीड टू मेक ट्रांस, और ट्रांस के लिए मैं दोनों वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ऑपोजिट लिख देता हूँ. अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच करेंगे, एंड ऑब्वियसली बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन से होगी, तो नाइट्रोजन से दिखाएंगे. ओके. टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस. ये ट्रांस है. ओके. So that's the end of question number 6, guys. All right, guys. Question number 7. Benzene can be used to make benzoic acid in the two-step process shown in figure 7.1. We have done this in class. अब नोट करें, बेंजीन में मैंने एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है. बेंजीन में अल्काइल ग्रुप उस वक्त इंट्रोड्यूस किया जाता है जब बेंजीन में अल्काइलेशन का प्रोसेस हो. एंड ऑब्वियसली अल्काइलेशन के प्रोसेस के लिए आई नीड अल्काइल हैलाइड. सिंस मैंने एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो मैं क्लोरोमीथेन लूंगा एंड AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज करूंगा, राइट. ऑब्वियसली ये CH3 जब बेंजीन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मैं इसको COOH में कन्वर्ट सिर्फ उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं इसको ऑक्सीडेशन करवाऊं. जो ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है कि मैं KMnO4 यूज कर लूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. एक ऑल्टरनेट रिएजेंट इसका ये भी हो सकता है, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव आयन की वजह से सॉल्ट में, दैट इज COO नेगेटिव. ये बन गया COO नेगेटिव, राइट. लेकिन अगर मैं साथ में यहाँ पर H+ साइन भी कर दूं तो फिर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फर्स्ट रिएजेंट होगा मेरा, और साथ में H+ साइन भी होगा सो दैट ये COOH में कन्वर्ट हो जाए. तो ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं. मेरी नजर में ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ओके. गिव रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2. तो जाहिर सी बात है स्टेप 1 के अंदर अल्काइलेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंड आई नीड अल्काइल लाइट, एंड अल्काइल लाइट भी मुझे 1 कार्बन एटम का चाहिए. तो इट्स गोइंग टू बी CH3 Cl, that's my reagent, and condition is AlCl3, which acts as a Lewis catalyst. Step 2. Step 2 में हम यूज करेंगे KMnO4 in the presence of acidic medium under heat. Okay. Methyl benzene and benzoic acid each have 5 different peaks in carbon 13 and MR spectrum. Okay, this is the data जो कि मुझे यूज करना है. Use table 7.1 to complete the 2 sentences to suggest the description of these 2 spectra, the carbon 13 and MR spectrum of methyl benzene. Methyl benzene से related बात करते हैं. ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, एंड ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 1 से 50 ppm होगी. ओके. ये सेकंड कार्बन, ये सेम डिस्टेंस से है तो थर्ड, ये सेम डिस्टेंस से है तो फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ. सो इन टोटल मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड की 1 है और बाकी sp2 की 4 है. ठीक है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. या सो टोटल 5 है. उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की है, has
one peak in a chemical shift of 1 से 50 ppm has 4 peaks in the chemical shift of 110 से 160 ppm, और ये 110 से 160 ppm इन कार्बन एटम्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये 4 पीक्स आएंगी। अगर आप इसको अरेंज करके देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं गाइस। आप एक मिनट इसको इस तरह से भी ले लें। ये आपकी फर्स्ट कार्बन हो गई sp3 हाइब्रिडाइज, ये फर्स्ट, ये दोनों सेकंड, ये दोनों थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। So all these 4 carbon are sp2 hybridized, whereas this carbon is sp3 hybridized. I hope it makes sense to you. As okay, the carbon 13 NMR spectrum of benzoic acid. Benzoic acid आपके पास ये है। And obviously ये sp2 hybridized carbon है, तो ये फर्स्ट पीक हो गई, जबकि ये डिफरेंट है 1 2 3 and this one is 4. So ये जितनी कार्बन है ये सब sp2 hybridized है, और ये भी sp2 hybridized है, बट दोनों में फर्क है। तो हम लिखेंगे has one peak in the chemical shift range of 160 to 185 ppm, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए 4 पीक्स हैं और इनकी केमिकल शिफ्ट है 110 से 160 ppm. Be careful guys for this part. When treated with chlorine under suitable condition, methyl benzene forms compound J. Okay, अब आप नोट करें ये मिथाइल बेंजीन, इस मिथाइल बेंजीन में कितने कार्बन एटम है? 7। कितने हाइड्रोजन एटम है? 8। यहाँ पर देखें 7 कार्बन एटम सेटिस्फाई हो रहे हैं, 1 हाइड्रोजन लेस और 1 क्लोरीन, यानी एक हाइड्रोजन कम हो गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन कम हो रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो हाइड्रोजन जा रहा होगा और क्लोरीन आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी रिएक्शन जो है वो बेंजीन रिंग पे हो रहा है, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिल सकती है, एक पैरा प्रोडक्ट भी मिल सकती है। तो हम पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे कि उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ये हो गया। और अब आप नोट करें ये 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7 कार्बन, 1 2 3 4 4 प्लस 3 7 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन आप नोट करें यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ भी 7 कार्बन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 7 हाइड्रोजन और यहाँ 1 क्लोरीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कोई ना कोई गड़बड़ ऐसी हो रही है। यहाँ अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन अब इस CH3 के ऊपर होगा, यानी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हमारे पास सिनेरियो ये है, CH2Cl। ठीक है, अच्छा अब जाहिर सी बात है अगर आपने मिथाइल बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, क्लोरीन को इंट्रोड्यूस किया बेंजीन पे, तो उसके लिए रिएक्शन होगा क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। जबकि यहाँ पर आपके पास यूवी लाइट होगा क्योंकि क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, सो कह रहे हैं स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ईच प्रोडक्ट। ओके, रिएजेंट होगा क्लोरीन in the presence of AlCl3 which acts as a catalyst। कंपाउंड K के लिए क्लोरीन गैस एंड यूवी लाइट। सही है, यानी रिएक्शन दोनों में क्लोरीन के थ्रू हो रहा है।
तो दोनों में रिएजेंट क्लोरीन है, लेकिन एक जगह बेंजीन लिंक पे हो रहा है जिसकी वजह से LCl3 एज अ कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक जगह इस साइड चेन के ऊपर होगा व्हिच इज गोइंग टू बी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड यूवी लाइट। Next, when treated with a chlorine containing reagent under suitable condition, benzoic acid forms compound L. Okay. When treated with a different chlorine containing reagent under different condition, benzoic acid forms compound M. Okay, let me count. Oh. Okay, suggest and draw the structure of compound L and M in the boxes. The molecular formula of each product is given. Okay, let me take out the molecular formula of benzoic acid. C7H6O2, जबकि यहाँ पर कार्बन 7 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी ये एज इट इज रहेगा। हाइड्रोजन कम हो गया एक और उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो अगेन बेंजीन रिंग के ऊपर हो रहा है। सही है। एंड अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ES रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और आप रिएजेंट यूज कर रहे हो क्लोरीन गैस और एक्वस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 व्हिच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी। आप जानते हैं कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये जो क्लोरीन है ये मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच होगी और मेटा पोजीशन इज बेसिकली द थर्ड पोजीशन, तो ये आके यहाँ अटैच हो जाएगा। सही है। ओके, नेक्स्ट इज कि ये COH है, इसमें कितने कार्बन एटम है? 7। इसमें भी 7 कार्बन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन लेस, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन लेस, 1 क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इसके ऊपर हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक ऑक्सीजन कम हो रहा है और एक क्लोरीन आ रहा है तो इसका मतलब क्लोरीन उसी वक्त आएगा जब आप PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे या TAR-TP। ये भी SN रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट ये बनेगी COCl। नाउ चेक, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन। सेटिस्फाई हो गया। तो क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हुआ है इसका मतलब रिएक्शन इस पे हो रहा है। रिएक्शन जब इस पे होता है क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है? PCl5 या फिर SOCl2 which is thionyl chloride। ओके, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं आप। State the reagents and conditions to form compound M from benzoic acid। तो भाई मैंने तो PCl5 लिया है और कंडीशन हीट है। ठीक है, so that's the end of question number 7। That's an easy question, guys. Let's start question number 8। Lactic acid, which is also called 2-hydroxypropanoic acid, is the only monomer needed to form the polymer polylactic acid, PLA in short। Draw a short length of the PLA polymer chain, short length, including a minimum of 2 monomer residues. Okay. Methyl groups may be written as CH3, but all other bonds should be fully displayed. Labeled 1 repeating unit on your diagram. This is CH3, CH, this is OH, this is 1 monomer of lactic acid। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड मोनोमर ऑफ लैक्टिक एसिड लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स OH, अल्कोहल गिव्स H। सिमिलरली यहां से भी OH रिमूव होगा और यहां से H रिमूव होगा। ऑक्सीजन CH, CH3, CO, ऑक्सीजन,
CH3 CO, ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन। ओके, आपसे वो कह रहे हैं सारे बॉन्ड्स मैंने डिस्प्ले कर दिए फुली। अच्छा, ओ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है इसको भी मैं अलग से शो करूंगा, बिकॉज CH3 लिखने की परमिशन है, बाकी सारे बॉन्ड्स डिस्प्लेड में जाएंगे। ऑलराइट, नो इशू। अब वो कह रहे हैं लेबल्ड 1 रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड। ओके, देखो रिपीटिंग यूनिट ये है, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट, यहां से लेकर यहां तक सेकंड रिपीटिंग यूनिट। तो आप इसको हाईलाइट करो या इसको हाईलाइट करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं टेक्निकली इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लेबल करने के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। दिस इज द फर्स्ट रिपीटिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट, give the name of the type of polymerization involved in the formation of PLA. मैंने आपसे कहा है कि whenever carboxylic acid and alcohol react together to give an ester, polymerization is always condensation. Obviously यहाँ से n moles of water भी release हो रहा होगा, because loss of mass always takes place in condensation polymerization. Functional group is going to be ester. Predict whether PLA is readily biodegradable. Explain your answer. Yes, it is biodegradable. Because it can easily hydrolyze. Under acidic or alkaline condition. Or medium. Okay. The proton NMR spectrum of lactic acid in CgCl3 is shown. The proton NMR chemical shift ranges are shown in table this. We have how many chemical environment? 4, because 4 peaks है हमारे पास. लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इनको थोड़ा सा elucidate करूं, तो let me check कि हमारे पास है लैक्टिक एसिड है जनाब हमारे पास. तो पीछे कौन सा डेटा है? ओके, इसके ऊपर n+1 रूल लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे. ठीक है, अगर इस पे n+1 रूल लगाएंगे तो ये सिंगलेट देगा. एंड ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है 9.0 से 13.0 डेल्टा. CH के नेबर में जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन हैं. ये आपको प्रोवाइड करेगा क्वार्टेट. एंड ऑब्वियसली ये अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है, तो अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल इज बेसिकली 2.2 से 3.0. ये भी आपको सिंगलेट देगा. और अल्कोहल की सिंगलेट है 0.5 से 6.0 डेल्टा. मैंने क्लास में लिखवाया 4.5 से 5.5. अभी स्पेक्ट्रम में चेक करते हैं कि इस सिंगलेट की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है, स्पेक्ट्रम में रेंज तो उसने दी हुई है मुझे, बट वैसे देखते हैं. और जाहिर सी बात है इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास एक प्रोटॉन है, सो दैट विल गिव यू डबलेट. और ये अल्काइल ग्रुप है तो इसकी केमिकल शिफ्ट होगी 0.9 से 1.7 1.7 डेल्टा. ठीक है, दिस वन इज गिवन.
तो we have two singlets, we have one quartet, we have one doublet, ये doublet, ये quartet, and these two are singlet. और देखें ये जो singlet है ये 4.5 समथिंग के ऊपर है, यानी 4.9 अप्रोक्सीमेटली. इसका मतलब ये अल्कोहल की पीक है as per my instruction given in the lecture, right? जबकि ये एक ऑफसेट पीक है बिकॉज ये स्पेक्ट्रम 10.10, भाई जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो 0 से 10 होती है, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर. लेकिन अगर 10 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम ऑफसेट पीक कहते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज गिव्स ऑफसेट पीक, सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑफसेट पीक बिकॉज इसकी केमिकल शिफ्ट रेंज की जो रेंज है वो 10 से बाहर जा रही है, दैट इज 12, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट. यूज फिगर 8.1 and table 8.1 to complete table 8.2. CWH chemical shift as per data booklet 9.0 to 13.0 delta. Name of splitting pattern singlet होगा. Then CH 2.2 से 3.0 delta, and this CH gives you quadrate. OH की पीक जो है वो 4.5 से यानी 5.0 आ रही है, आई बिलीव. ऐसा ही है ना, ये आ रही है 5.0 एग्जैक्ट, ठीक है. और ये 4 पॉइंट समथिंग पे आ रही है. तो मैं इसको 4 पॉइंट समथिंग पे नहीं लिखूंगा, मैं इसको रेंज के हिसाब से 4.4 लिख देता हूँ, ठीक है. ये आएगी सिंगलेट. वैसे तो इसकी रेंज CH3 की 1.3 से समथिंग होती है, बट क्या आ रही है मेरे पास 1.6 समथिंग, राइट? रेंज में ही है 1.6. और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? डबलेट. नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक एट 0 डेल्टा. 0 डेल्टा के ऊपर हमेशा टेट्रामिथाइलसाइलेन की पीक होती है, और टेट्रामिथाइलसाइलेन के जो 12 प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं because they are covered with an electronic cloud, which is why they will have no effect on magnetic field, which is why उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है. उनकी सिंगलेट पीक जो है वो केमिकल शिफ्ट 0 के ऊपर होती है. टेट्रामिथाइलसाइलेन को बाय द वे हम TMS भी कहते हैं. Explain why CdCl3 is better solvent than CHCl3 for use in proton NMR spectrum. Because deuterium जो है वो absorption शो नहीं करता. तो सैंपल के प्रोटॉन के साथ इंटरफेयर नहीं करता. ड्यूटेरियम कैन नॉट शो एब्जॉर्प्शन, so cannot interfere with the sample. CHCl3 shows absorption, can easily interfere with sample. Okay. Next is an impure sample of lactic acid contain pentane 3-on as the only contaminant. The mixture is analyzed using gas liquid chromatography. The pentane 3-on is found to have a longer retention time than the lactic acid. Explain what is mean by the term retention time. तो यार जब सैंपल को हम इंजेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंजेक्शन लेके पॉइंट ऑफ डिटेक्शन तक सैंपल क्लास कॉलम में जो टाइम स्पेंड करता है उसको हम रिटेंशन टाइम कहते हैं.
time taken for solute to spend in the glass column from point of injection to point of detection. Okay. Suggest suitable substances or type of substances that could be used as mobile and stationary phase. अगर आपको याद हो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम कैरियर गैस को एज अ मोबाइल फेज लेते हैं, और जो कैरियर गैस है इट कुड बी नाइट्रोजन और हीलियम, यानी अनरिएक्टिव गैस होनी चाहिए. स्टेशनरी फेज आपको याद होगा पोरस डायटोमेशियस अर्थ होता है कोटेड विद हाई बॉइलिंग लिक्विड, एंड दैट लिक्विड वाज द वैक्सी पॉलीमर. तो हम, and waxy polymer is basically a non-polar liquid, right? तो हम यहाँ लिख सकते हैं high boiling non-polar liquid. और हमने उसको लेक्चर में क्या नाम दिया था? वैक्सी पॉलीमर का नाम दिया था. ठीक है. Describe how the percentage composition of the mixture can be determined from the gas liquid chromatogram. Percentage मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाई है. तो percentage composition अगर मुझे डिटरमिन करना हो, सो मैं एरिया ऑफ द पीक डिटरमिन करूंगा ओवर टोटल एरिया in 200. Okay, so that's the end of question number 8. Question number 9. State the reagents and conditions for the two different types of reaction that both produces diethyl amine. एमाइन को प्रोड्यूस करने के सिलेबस में, ए लेवल केमिस्ट्री के सिलेबस में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैं, एंड वी हैव डन ऑल ऑफ देम. ऑलराइट, मैं एक रिकॉल करवा देता हूं आपको. फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे पास नाइट्राइल है दैट इज CN, और मैं इसको हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, so it will turn to an amine that is CH2NH2. Okay, next, let's suppose we have alkyl halide, और अगर मैं इसको अमोनिया से रिएक्शन करवा लूं इन सॉल्वेंट अंडर प्रेशर इन हीट, तो obviously it will turn to an amine which is RNH2 plus HCl. Okay, third was we have ketone, we had amide RCONH2, और अगर हम इस amide को reduce कर दें in the presence of lithium aluminum hydride, then C double bond O will turn to CH2 and NH2. Okay, सो अमाइन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं. ये 3 प्रोसीजर्स तो मैंने आपको बता दिए कि अमाइंस को किस तरह से बना सकते हैं. तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक मेथड हम ऐसा यूज करेंगे जिससे हम इस डाइथाइल अमाइन को प्रिपेयर कर लें. आई एम रनिंग, आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस. लेट मी सी के इफ आई हैव स्पेस और नॉट. नहीं, हमारे पास स्पेस तो नहीं है, तो हम यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. डाई इथाइल अमाइन को बनाने की चले मैं ट्राई करता हूँ. ये है मेरे पास CH3
CH2 and then Cl, ये slight negative and this carbon has slight positive. और हमारे पास है CH3, CH2, NH2, ये नाइट्रोजन है हमारे पास. ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन इस कार्बन से रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम यहाँ से क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगी. आई मीन प्रोडक्ट तो नहीं, यू कैन से इंटरमीडिएट CH3 CH2 will remain as it is, but this time ये NH2 हो जाएगा. इस नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हो गए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड इट बिकम्स CH2 एंड देन CH3. हम सब जानते हैं कि हमें क्लोराइड आइंस मिले थे. ये क्लोराइड आइंस टेक्निकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl में कन्वर्ट होंगे, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, एंड एज अ रिजल्ट आपके पास CH3 CH2 NH CH2 CH3 आएगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ से HCl भी रिलीज हो रहा है. सो ये मैंने रिएक्शन 1 करके दिखाया आपको, ये रिएक्शन 2 भी हो सकता है. सो हम यहाँ पर लिख के दे देते हैं एग्जामिनर को कि हम क्लोरो इथेन रिएक्शन कर रहे हैं और अमीनो एथेन का रिएक्शन हो रहा है. रिएक्ट टुगेदर, और ये रिएक्शन अंडर हीट होगा, अंडर प्रेशर होगा. ठीक है जी, यानी जो ये कंडीशन मैंने ली है यही कंडीशन इसके लिए भी होगी. मैंने अमोनिया यूज किया है यहाँ पर, और आप समझ लीजिए मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव एमाइन यूज कर लिया है यहाँ पर. डजंट मेक एनी डिफरेंस. अच्छा, जैसे इस एमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करके अमाइन बनाते हैं, सो हम यहाँ पर भी एक रिएक्शन सीक्वेंस की कोशिश करते हैं. ये है आपके पास CH3 CH2 then wait, CH3 CO NH CH2 CH3, इसको कहते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इफ यू रिमेंबर, और इसको नाम देंगे N डैश इथाइल इथेनामाइड का. अगर मैं इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाऊं, ओके, सो CH3 विल रिमेन एज इट इज. ये जो C डबल बॉन्ड O है ये CH2 में कन्वर्ट होगा, NH एज इट इज रहेगा, ये CH2 और ये CH3 भी एज इट इज रहेगा. सो दैट्स द ट्रिकीएस्ट पार्ट कि आपको किस तरह से अमाइड कंसीडर करना है. देखो ये तो सिंपल अमाइड्स थे, मैंने यहाँ N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिया, बट काम वही किया मैंने कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया CH2 में. सो मैं यहाँ पर लिख कर दूंगा एग्जामिनर को N डैश इथाइल इथेनामाइड is reacting with lithium aluminum hydride. Next is describe the relative basicities of diethylamine, phenylamine, and ammonia in the aqueous solution. Explain your answer in terms of structure. Okay. Least basic is phenylamine. और इसकी रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेक्चर में भी बताया है कि फिनाइल लोन पेयर of nitrogen and phenylamine is delocalized with the benzene ring
So lone pair is not available for protonation. Okay, most basic obviously diethylamine होगा, हम लिखेंगे due to the stronger positive inductive effect of two alkyl groups increases the electronic density on nitrogen atom. Hence, lone pair is easily available for protonation. Is easily available for protonation. Okay. All right. Or obviously, this one is going to be the ammonia. So मैंने most किया, मैंने least किया, ये automatically sort out हो गया. Phenylamine reacts with nitrous acid at 4 degrees Celsius to form compound P. Okay, phenylamine है हमारे पास. और अगर हम उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा लें तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट होगा बेंजीन डाइजोनियमाइन में, जिसमें नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड विद अ पॉजिटिव चार्ज और यहां से वाटर भी निकलेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपाउंड P reacts with phenol under alkaline condition at this. तो ये आपका P हो गया और फिनोल जो है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, फिनोल जो है वो एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि फिनोल एसिडिक होता है इसलिए वो एल्कली से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आइन में और साथ में वाटर बनेगा. फिर वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज एसिडिफाइड. ओके, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये आपका बेंजीन डाइजोनियमाइन है. ठीक है, ये इस फीन ऑक्साइड आइन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. उस प्रोडक्ट को हम इस तरह से बना सकते हैं, राइट, O माइनस. फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आई है उसको एसिडिफाइड करो, यानी मैं इसको क्या करूंगा, H प्लस आइन से ट्रीट करवाऊंगा. जब मैं इसको H प्लस आइन से ट्रीट करवाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड देन OH में, एंड दैट इज गोइंग टू बी द एजो डाई. सो वो आपसे पूछ रहे हैं जो एजो डाई है वो Q है आपका, ये आ गया आपका Q. सही है, तो ये आपका P है, ये आपका Q है. कंपाउंड Q वो आपसे पूछ रहे हैं तो भाई कंपाउंड Q मैं यहाँ लिख देता हूँ, एजोडाई होगा आपका. वी हैव डन द मैकेनिज्म, तो आप एक मरतबा मैकेनिज्म भी रिपीट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एजो कंपाउंड कैन बी यूज्ड. एजो कंपाउंड्स को हम हमेशा डाइज के लिए यूज करते हैं, डाइज स्टफ. ठीक है. नेक्स्ट इज
diethylamine reacts with ethanol chloride to give an amide of this. An incomplete description of the mechanism of this reaction is shown in figure 9.1. वो कह रहे हैं complete the mechanism in figure 9.1. You should include all relevant dipoles, full electric charges, species in the box 1 and box 2, relevant lone pairs, curly arrows, movement of electron pair, formula of the second product in the box 3. Okay. Lot of information required, but no issue. ये slight negative, ये slight positive. It has a lone pair. ये lone pair of nitrogen react करेगा electron deficient carbonyl carbon at the same time to satisfy the number of bonds of carbon. Pi bond shifts on the oxygen atom. जब pi bond oxygen atom की तरफ shift होगा तो oxygen becomes negatively charged. Okay, इस पे lone pair लगा दीजिए. नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हो गए. एज यू कैन सी व्हेनेवर नाइट्रोजन हैज 4 बॉन्ड्स इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का अनस्टेबल कंडीशन. स्टेबल होने के लिए, इन अदर वर्ड्स अपना चार्ज रिमूव करने के लिए, इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम. तो काम कैसे करेगा जरा देखिए. ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा. एट द सेम टाइम यहाँ से क्लोराइड रिमूव होगा. ये क्लोराइड इस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके HCl बनाएगा. और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली इस नाइट्रोजन के पास जाएगा ताकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाए. आपके पास प्रोडक्ट ये आ जाएगी. ओके, इट्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म. सब कुछ साइमल्टेनियसली होगा. और मैंने पहले भी बताया कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, इसलिए पहले पाई बॉन्ड वीकर है तो वो ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ से ये एलिमिनेशन होगी. ठीक है, नेम दिस मैकेनिज्म. आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रीवियस पेपर में भी आया है. तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं तो एडिशन भी कह सकते हो. HCl की एलिमिनेशन हो रही है तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो. सो आप कह सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन and elimination. Okay, so that's the end of question number 9. That's the end of this paper.